हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स वर्क एनर्जी पावर को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पावर यानी शक्ति की परिभाषा समझी थी कि शक्ति होती क्या है, और इसके लिए हमने डायमेंशनल फॉर्मूला देखा था। आज हम यूनिट ऑफ पावर यानी शक्ति की इकाइयों की बात करेंगे कि शक्ति की कौन कौन सी इकाई होती है। अगर हम एसआई मात्रक की बात करें यानी एसआई यूनिट की बात करें, तो जो आपकी शक्ति होती है, पावर होती है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो आपकी वॉट होती है। क्या होती है? वॉट होती है, जिसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ पावर इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट इज वॉट, विच इज डिनोटेड बाय W। इकाइयों की एसआई प्रणाली में शक्ति की पूर्ण इकाई वॉट है, जिसे W द्वारा निरूपित किया जाता है। तो आप ये जानते हैं कि जो पावर होता है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जो पावर होती है, शक्ति होती है, वो बराबर होता है आपके वर्क अपॉन टाइम, यानी कार्य बटा समय या कार्य अपॉन समय। ठीक है, हमने ये समझा था। अब आप जानते हैं कि पावर की जो एसआई यूनिट है क्या है? वॉट है। पावर की एसआई यूनिट वॉट है। वहीं अगर हम वर्क की बात करें, कार्य की बात करें, तो कार्य की एसआई यूनिट क्या है? जूल है। समय यानी टाइम की क्या है? सेकंड है। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि 1 वॉट कार्य कितना होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं, 1 वॉट बराबर 1 जूल बटा 1 सेकेंड। यानी इसका मतलब क्या है कि कोई भी बॉडी, कोई भी जो आपके पास पिंड है, कोई भी वस्तु है, हम कब कहेंगे कि वो 1 वॉट कार्य कर रही है? जब उसके द्वारा 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य किया गया है, तब हम ये कहेंगे कि किसी भी बॉडी, किसी भी वस्तु में क्या है? 1 वॉट पावर है। Clearly, power of a body is said to be 1 watt when it can do 1 joule of work in 1 second. यानी किसी पिंड की शक्ति को 1 वॉट कहा जाता है जब वह 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य कर सकता है। यानी कि कब कहेंगे कि किसी भी पिंड या किसी भी वस्तु ने एक जो है उस पे 1 जूल पावर यानी शक्ति है, जब वो एक वॉट शक्ति है। यानी हम कब कहेंगे? जब कि कोई भी बॉडी जो है उस पे 1 वॉट शक्ति है। कब कहेंगे? जब वो जो है 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य करे। A bigger unit of power is horsepower HP। अगर हम एक बड़ी इकाई की बात करें, पावर की एक बड़ी यानी शक्ति की बड़ी इकाई की बात करें, तो शक्ति की जो बड़ी इकाई होती है वो हॉर्स पावर होती है, जिसे हम HP से डिनोट करते हैं। मोस्टली इंजीनियरिंग में इसका यूज होता है। जब हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स की बात करते हैं, तो उसमें जो केस है उसमें हम हॉर्स पावर यूनिट लेते हैं, क्योंकि एक बड़ी यूनिट है। अगर हम हॉर्स पावर की बात करें तो 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वॉट। यानी 1 हॉर्स पावर शक्ति जो है वो बराबर होती है 746 वॉट के। 1 हॉर्स पावर आपकी 746 वॉट के बराबर होगी। अब हम बात कर रहे हैं ऊर्जा यानी एनर्जी की।
इससे पहले हमने पावर की बात करी, अब हम ऊर्जा की बात करते हैं। तो अगर हम ऊर्जा की बात करें, एनर्जी की बात करें, तो एनर्जी बेसिकली क्या होती है? आप क्या कहते हैं? जब कोई कार्य कर पाता है, लाइक कोई भी व्यक्ति है वो कार्य कर रहा है, तो वो कितना कार्य कर पा रहा है, कितने टाइम में कितना कार्य उसका हो रहा है, यानी आप ये कहते हैं कि इस पे कितनी एनर्जी है, यानी कि कितना सारा ये कार्य कर पा रहा है। तो बेसिकली जो एनर्जी होती है या ऊर्जा होती है, वो किसी भी शरीर के कार्य करने की क्षमता होती है। क्या होती है? किसी भी शरीर के, किसी भी ऑब्जेक्ट के, वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम एनर्जी यानी ऊर्जा कहते हैं। Energy of a body refers to capacity or ability of the body to do work. यानी शरीर की ऊर्जा का तात्पर्य शरीर की कार्य करने की क्षमता या क्षमता से है। यानी कि कोई भी शरीर कितना कार्य कर सकती है, उसकी कैपेसिटी क्या है, कितना ज्यादा वो कार्य कर सकती है, वो उस शरीर की ऊर्जा के ऊपर जो है निर्भर करता है। अगर हम बात करें ऊर्जा की, ठीक है, तो हमारे पास अलग अलग प्रकार की ऊर्जा होती है। क्योंकि ये कार्य के ऊपर निर्भर करती है, तो जो आपकी ऊर्जा होती है, ऊर्जा की जो एसआई यूनिट है, एसआई मात्रक है, वो वही है जो आपके कार्य की एसआई यूनिट या एसआई मात्रक है, यानी जूल है। अगर हम ऊर्जा की बात करें, एनर्जी की बात करें, तो हम बहुत अलग अलग तरीके की एनर्जी अपने चारों तरफ देख सकते हैं। जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, यानी गतिज ऊर्जा की बात करते हैं, स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं, आपकी गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटेशनल एनर्जी है उसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं लाइट एनर्जी की, हीट एनर्जी की, ठीक है। तो अलग अलग तरीके की ऊर्जा होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा की, कि गतिज ऊर्जा होती क्या है। जैसे कि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, क्लास 9 में पढ़ा है, कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है यानी गतिज ऊर्जा होती है, वो बेसिकली किसी भी बॉडी या किसी भी पिंड की स्पीड या गति के कारण होती है। यानी कोई भी बॉडी, कोई भी शरीर है, वो गति कर रहा है, तो अगर वो गति कर रहा है तो उस गति के कारण उसमें काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं किसी बॉल की, जैसे कि आपने क्या किया, एक बॉल को हिट किया, एक बॉल को जो है बैट से हिट किया, उसे मारा, तो क्या हुआ, वो उस पर एक स्पीड आई, ठीक है, आपने फोर्स दिया उस पर क्या आई, स्पीड आई, गति आई, मोशन आया, मूव करा उसने, चली वो, और वो गई और उसने क्या किया, एक जो खिड़की है, खिड़की का जो आपका शीशा है या उसका जो ग्लास है, उसको उसने तोड़ दिया। तो बेसिकली जब आपने बॉल को हिट किया, आपने उसे फोर्स किया, अब वो क्या कर रही है, मूव कर रही है, मूव कर रही है यानी गति कर रही है, और गति करके क्या हो रहा है, जो घर की खिड़की है उस पे जो ग्लास लगा है, उस गति के कारण उसमें क्या हो रही है, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी आ गई है। अब वो जो बॉल है वो जाके जो विंडो पैन है यानी जो ग्लास है यानी जो कांच है जो कि आपके खिड़की पे लगा है, उस पे वो हिट करती है और वो काइनेटिक एनर्जी के कारण उसे तोड़ दे। तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि बॉल क्या कर रही है, मूव कर रही है, गति कर रही है, इस कारण उसमें गतिज ऊर्जा है। इसी तरीके से अगर कोई भी मूविंग बॉडी होती है, कोई भी ऐसी वस्तु है जो गति कर रही है, ठीक है, मूव कर रही है, हम ये कहते हैं कि उसमें गतिज ऊर्जा है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है, अगर किसी भी गन से बुलेट निकलती है, तो जो बुलेट होती है जिस स्पीड से वो जा रही है, वो क्या कर रही है, मूव कर रही है, यानी उसमें क्या है, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी है। इसी तरीके से आप चलते हो,
ठीक है, आप मूव करते हो या गाड़ी चलती है तो उसमें क्या है, गतिज ऊर्जा है। यानी जो मोशन के कारण, गति के कारण जो एनर्जी किसी भी बॉडी में होती है उसको हम गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी रेफर्स टू द एनर्जी possessed by the body by virtue of its motion। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा का तात्पर्य उस ऊर्जा से है जो पिंड की गति के आधार पर होती है। यानी गतिज ऊर्जा क्या होती है, वो ऊर्जा जो कि मोशन यानी गति के कारण होती है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बुलेट है, उसे हमने एक गन से फायर किया, गोली निकली एक बंदूक से और किसी टारगेट पे हमने उसे मार दिया, यानी एक टारगेट है उस पे हमने गोली चला दी। अब क्या होगा, क्योंकि आपकी जो गोली है वो मूव कर रही है तो उस पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और उस काइनेटिक एनर्जी के कारण जो टारगेट है उसके अंदर आपकी गोली घुस गई। इसी तरीके से हमारा जो अगला एग्जाम्पल है वो आपकी विंड मिल है, पवन चक्की है। जैसे कि आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि हमने विंड एनर्जी यानी पवन चक्की के बारे में पढ़ा है, पवन ऊर्जा के बारे में पढ़ा है। तो बेसिकली क्या होता है आप ये जानते हैं, जो पवन चक्कियां होती है या विंड मिल होती है उसके जो उस पे क्या होते हैं, आपके ब्लेड्स होते हैं। तो जो ब्लेड होते हैं वो पवन के मोशन यानी जो आपका जो विंड है उसके मोशन, पवन के कारण, क्योंकि पवन क्या है, बहुत तेज चलती हुई हवाएं हैं, तो उसके कारण क्या होता है, जो आपकी विंड मिल होती है उसकी जो ब्लेड्स हैं वो मूव करती है, वो गोल गोल घूमती हैं। अब क्योंकि वो पवन के कारण या पवन के मोशन के कारण या पवन की गति के कारण मूव कर रही है, तो उस पे कौन सी ऊर्जा है, आपकी काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि वो मोशन की वजह से या गति के कारण है। तो यानी जो आपका विंड मिल है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर यानी जो आपकी हवा है उसकी गतिज ऊर्जा के ऊपर ही निर्भर करती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें शिप्स की, जहाज की, जो आपके पानी के जहाज होते हैं वो भी काइनेटिक एनर्जी की मदद से ही चलते हैं, जो कि आपके विंड यानी पवन के कारण जो काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी के कारण आपके जो जहाज है, पानी के जहाज है, वो मूव करते हैं। इसी तरीके से अगर आप बात करते हैं जैसे कि घराट होते हैं, ठीक है, जो पानी के मोशन से यानी जो पानी की गति के कारण चलते, उसमें आप क्या करते हो, आप जो है गेहूं पिसवाते हो, है ना, आप गेहूं मक्की पिसवाते हो। तो बेसिकली वो किस पे काम करता है, जो आपकी पानी है वो गति कर रही है, उसमें गतिज ऊर्जा है, उस गतिज ऊर्जा के कारण जो आपकी वाटर मिल है या जो आपके घराट है, पानी के घराट है, वो चल रहे हैं, जिस कारण क्या होता है, आपका जो गेहूं है या कॉर्न है, मक्का है, वो पिस पा रहा है। इसी तरीके से अगर हम किसी भी जो आपके पास दीवार है, सपोज कोई लकड़ी है, उस पे आप क्या कर रहे हो, किसी कील को उसमें लगाना चाहते हो, तो उसमें भी आप हथौड़ी के माध्यम से क्या करते हो, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा से उस जो कील है उसे आप किसी लकड़ी के जो टुकड़ा है, ब्लॉक है, उसमें लगाते हो या किसी दीवार पे उसे लगाते हो। तो ये कुछ एग्जाम्पल है काइनेटिक एनर्जी के यानी गतिज ऊर्जा की। सम एग्जाम्पल, अ बुलेट फायर्ड from a gun can pierce through a target on account of kinetic energy of the bullet। बंदूक से निकली गोली की गतिज ऊर्जा के कारण लक्ष्य को भेद सकती है। Windmill works on the kinetic energy of air। For instance, sailing ship uses the kinetic energy of wind। पवन चक्कियां हवा की गतिज ऊर्जा पर काम करती है। उदाहरण के लिए नौकायान, जहाज हवा की गतिज ऊर्जा का उपयोग करते हैं। वाटर मिल वर्क्स ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर। फॉर इंस्टेंस, फास्ट मूविंग स्ट्रीम्स आर यूटिलाइज्ड टू ग्राइंड कॉर्न।
जल चक्कियां यानी पानी की गतिज ऊर्जा पर काम करती हैं। उदाहरण के लिए तेज बहने वाली धाराओं का उपयोग मकई को पीसने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपकी घराट होते हैं पानी के, तो उसमें क्या होता है, जो पानी की गतिज ऊर्जा है उसका उपयोग किया जाता है आपके गेहूं या मक्के को पीसने करें। तो वाटर मिल में हम पानी का उपयोग करते हैं, पानी की गतिज ऊर्जा का उपयोग करते हैं। वहीं अगर हम विंड मिल की बात करें, इसमें हम पवन की गतिज ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। बुलेट की बात करें तो जब हम बुलेट को फायर करते हैं तो क्योंकि वो मूव करने लगी है, तो इस कारण क्या हुआ है, उस पर गतिज ऊर्जा आई है। A nail is driven into a wooden block on account of kinetic energy of hammer striking the nail. कील से टकराने वाले हथौड़े की गतिज ऊर्जा के कारण एक कील लकड़ी के गुटके में धंस जाती है। अगर हम कील की बात करें, जब हम कील को किसी लकड़ी के गुटके पे धंसते हैं या उस पे ठोकते हैं, उसे लगाते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा है वो हथौड़ी के कारण उत्पन्न हो रही है। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा के कुछ उदाहरण हैं। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, यानी जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला हम किस तरीके से निकालते हैं। बेसिकली काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी कैन बी ऑब्टेन आइदर फ्रॉम, यानी किसी भी पिंड की गतिज ऊर्जा को हम प्राप्त कर सकते हैं। किस तरीके से, द अमाउंट ऑफ वर्क इन स्टॉपिंग द मूविंग बॉडी और फ्रॉम the amount of work in giving the present velocity to the body from the state of rest। यानी कि हम गतिज ऊर्जा किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, या तो आप कोई वर्क डन हो रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी वस्तु में कोई भी कार्य हो रहा है, उसको अगर आप रोक देते हैं, क्या करते हैं, कोई भी गतिमान वस्तु है, पिंड है, उसे आप रोक देते हैं, तो इस तरीके से आप क्या है, गतिज ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। या फिर आप किसी भी जो पिंड है उसे अगर आप कोई आपकी स्थिर या जो आपकी विराम अवस्था में कोई भी वस्तु है, उसको अगर आप क्या करते हैं, उस पर वर्क करते हैं, उस पर कार्य करते हैं और उसको वेग देते हैं, जिस कारण वो मूव करने लग जाता है, तो इस तरीके से आप काइनेटिक एनर्जी को किसी भी वस्तु को वो दे सकते हैं। यानी पहला केस है कोई वस्तु कार्य कर रही है, उसे रोकने के लिए। दूसरा, किसी भी वस्तु जो कि विराम अवस्था में है उसको क्या करके, उसको उस पर काम करके आप काइनेटिक एनर्जी को ले सकते हैं। गतिमान पिंड को रोकने में किए गए कार्य की मात्रा या शरीर को विराम अवस्था से वर्तमान वेग देने के लिए किया गए कार्य की मात्रा से। तो इस तरीके से हम ये जान सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा कितनी किसी भी वस्तु को या किसी भी ऑब्जेक्ट को दी गई है। अब हम क्या करेंगे, आपका जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला देखिए कि उसका फॉर्मूला होता क्या है। तो इसके लिए हम किसी एक ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं। हमारे पास कोई एक वस्तु है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास क्या है, एक वस्तु है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है। हमने इस पे क्या करा, फोर्स लगाया, क्या लगाया, बल लगाया। अब इस बल के कारण आपकी जो ये वस्तु है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये गतिमान होगी। क्या हुआ, बेसिकली आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो एक स्थिर अवस्था में है या विराम अवस्था में है। हमने उस पर बल लगाया, फोर्स लगाया इस दिशा में और वो गति करी उसने, और कितनी इस पे वेलोसिटी आई, आपका वेग v आया और उसने डिस्प्लेसमेंट किया s। अब हमें क्या करना है, इस केस के लिए हमें गतिज ऊर्जा निकालनी है कि गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो क्योंकि ये आपकी ऑब्जेक्ट विराम अवस्था में है, तो हमारा u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इस वस्तु का, इस ऑब्जेक्ट का जो मास है हमने स्मॉल n माना है, ठीक है, जो कि आपका स्मॉल m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट।
और ये ऑब्जेक्ट या ये जो वस्तु है वो कहाँ पे है, विराम अवस्था में है। किसी पिंड का द्रव्यमान विराम पर है अर्थात u इक्वल्स टू 0, यानी m क्या है, द्रव्यमान है इस वस्तु। सेकंड f हम लेते हैं, f जो कि फोर्स अप्लाई टू द बॉडी, यानी इस बॉडी पे, इस वस्तु पे कितना बल लगाया गया है वो हम f ले लेते हैं, कैपिटल F। शरीर पर लगाया गया बल या वस्तु पर लगाया गया बल आपका कैपिटल F ले लेते हैं। नेक्स्ट है स्मॉल a, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, यानी हम स्मॉल a ले लेते हैं एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन यानी जो आपका त्वरण होता है, और ये किसके कारण आया है, एक बल के कारण, जो कि आपने कैपिटल F जो बल लगाया है, फोर्स लगाया है, उसके कारण एक एक्सेलरेशन, एक त्वरण इस वस्तु में उत्पन्न हुआ है, जिसे हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं v यानी वेलोसिटी की, जिसे हम वेग कहते हैं। तो बेसिकली जो वेग है इस केस में, ठीक है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये वस्तु जो है, ये फोर्स के कारण, बल के कारण मूव करने लगी है, तो इसमें एक वेग आया है जो कि वेलोसिटी होती है, इंग्लिश में जिसे वेलोसिटी कहते हैं, जिसे हम स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसने क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट किया है, विस्थापन किया है, जिसे हमने s से रिप्रेजेंट किया है। आई होप आपको इसका जो है ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, आपने क्लास 9th में 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी थी, ठीक है, उसमें से जो आपकी थर्ड इक्वेशन थी, कौन सी थी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। इसको हम लेंगे, क्या लेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब u की वैल्यू 0 है, u का मान क्या है, 0 है, 0 है, तो हमारे पास जो इक्वेशन हो जाएगी वो v माइनस जीरो का स्क्वायर बराबर 2as हो जाएगा, यानी v स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 2as हो जाएगा। हमने u 0 क्यों रखा, क्योंकि जो आपकी ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, वो पहले किस में है, विराम अवस्था में। और हमने ये कहा था जब बॉडी विराम अवस्था में होती है तो हमारा u 0 होता है, u आपका क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी होती है, यानी प्रारंभिक वेग होता है, v आपका अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी होती है इस केस में। तो बेसिकली हमने क्या किया है, क्योंकि जो आपकी ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, वो क्या है, एक विराम अवस्था में है, तो इस वजह से u की वैल्यू आपकी 0 यानी 0 हो जाएगी। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, इससे हम एक्सेलरेशन की वैल्यू लेंगे, निकालेंगे। तो अगर आप देखें तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी आ जाएगी v स्क्वायर अपॉन 2s। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से हमने इस स्टेप को फॉलो करके हमारा एक्सेलरेशन यानी त्वरण की जो मात्रा है वो निकल गई है कि त्वरण कितना है, त्वरण का जो मान है वो आपका इस तरीके से आ जाए। आई होप आपको ये इक्वेशन समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को लेके आपका जो त्वरण है, एक्सेलरेशन है, इसका जो मान है वो हमने निकाला है। अब हम ये जानते हैं कि जो आपका बल होता है यानी फोर्स होता है वो बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणा त्वरण, m इंटू a होता है, आप जानते हैं। अब हमने क्या किया, इसमें जो हमने यहाँ a की वैल्यू निकाली उसको हमने यहाँ पे रख दिया, f बराबर ma था, a की वैल्यू यहाँ पे रख दी v स्क्वायर अपॉन 2s, तो हमारे पास f की वैल्यू क्या आ गई, f बराबर m इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2s, तो ये हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ गई फोर्स यानी बल की, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि ये किस तरीके से आ गया है फोर्स की वैल्यू। अब हम जानते हैं कि जो वर्क होता है यानी कार्य होता है वो आपका
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, या एफ डॉट ds या एफ डॉट एस होता है। अब इस केस में हमने डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन को स्मॉल एस लिखा है, तो आप क्या लिखेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट है इस केस में वो आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल एस हो जाएगा। यानी अगर हम नेक्स्ट वर्क का देखें, अगर हम वर्क की बात करें, वर्क आता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा, और हम कॉस जो है कॉस 0 ले रहे हैं, तो इसको एज अ जनरल W इक्वल्स टू एफ एस ले रहे हैं, क्योंकि आपका जो बल है, ठीक है, फोर्स जो है और जो डिस्प्लेसमेंट है, दोनों की जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो सेम, इस कारण हम इसे एफ एस ले रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास हम जानते हैं एफ की वैल्यू आपकी ma है, या हमने यहाँ पे निकाल दी है m v² अपॉन 2s, तो हम इसे यहाँ पे रख देंगे, तो ये हमने यहाँ रख दिए है m v² अपॉन 2s इंटू s। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डिनोमिनेटर पे भी ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे, आप इनको कट कर सकते हैं, तो W बराबर आपका जाएगा 1/2 mv²। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से ये आपका वर्क की जो वैल्यू है, कार्य की जो वैल्यू है, वो आई है 1/2 mv²। अब जो कार्य इस वस्तु पे हुआ है, यानी जो वर्क इस वस्तु पे हुआ है, वो आपका बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा के। तो आपकी जो गतिज ऊर्जा है वो कार्य के बराबर है, तो हम इसको काइनेटिक एनर्जी के बराबर लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, वस्तु की गतिज ऊर्जा बराबर W बराबर 1/2 mv²। तो ये हमारा जो है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। आप इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। अब आप इसे नोट डाउन करेंगे। तो बच्चों, आई होप आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट मेथड की तरफ। ये हमने जो है, हमने क्या किया है, इसे नॉर्मली जो है एक सिचुएशन लेके हमने इस फॉर्मूले को डिराइव किया। अब हम कैलकुलस मेथड से जो है आपका जो काइनेटिक एनर्जी है, इसका जो फॉर्मूला है, उसे हम डिराइव करेंगे। तो अब हम ये मान रहे हैं, जैसे कि हमने पिछले डेरिवेशन में देखा, तो बच्चों जैसे कि हमने पिछला जो डेरिवेशन देखा, उसमें हमने एक वस्तु मानी, एक वस्तु है हमारे पास जिसका द्रव्यमान यानी मास स्मॉल m है, और वो रेस्ट की पोजीशन में है, यानी विराम अवस्था में है। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने उस पर फोर्स लगाया, बल लगाया। ठीक है, अब बल लगाया उस बॉडी पे, और उसने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया, जो कि हमारा s था। इस केस में हम मानते हैं कि हमारे पास एक m है, m बॉडी है, यानी कोई बॉडी है, उसका जो द्रव्यमान है वो स्मॉल m है, और ये जो बॉडी है, ये जो वस्तु है, ये क्या है, शुरुआत में विराम अवस्था में है, यानी इस केस में u इक्वल्स टू 0 है, जैसे कि हमने पिछले डेरिवेशन में देखा। अब m क्या है, द्रव्यमान है, मास है, और u क्या है, स्टार्टिंग में 0 है। अब जो हमने इसमें फोर्स लगाया, हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाया, यानी बल लगाया, जिसे हम F से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल F से। अब इस बल के कारण एक विस्थापन हुआ, छोटा सा विस्थापन हुआ, जिसे हम ds मान लेते हैं। अब अगर हम बात करें कार्य की, तो क्योंकि विस्थापन हमने एक छोटा सा विस्थापन लिया है, स्मॉल अमाउंट लिया है डिस्प्लेसमेंट का, तो आपका वर्क भी स्मॉल होगा, छोटा कार्य होगा, यानी हम लिख सकते हैं dW बराबर F डॉट ds। और आप ये जानते हैं कि हम जो आपका वर्क है उसे आप F डॉट ds लिख लेते हैं। अब हम ये मान रहे हैं कि जो आपका बल है वो उसी दिशा पे लगा है, जिस दिशा, मतलब बल के कारण जो विस्थापन हुआ है वो उसी दिशा में हुआ है जिस दिशा में हमने बल लगाया है, फोर्स लगाया है। तो हम क्या करते हैं, जो आपका F ds cos
थीटा आया, हम थीटा को क्या कर देते हैं, हम थीटा को 0 ले लेते हैं, 0 डिग्री ले लेते हैं। अब जब हम थीटा को 0 यानी शून्य ले लेंगे तो हमारे पास डी डब्ल्यू बराबर एफ डी एस कॉस 0 आ जाएगा। और cos 0 आप जानते हैं cos 0 आपका 1 होता है, तो डी डब्ल्यू बराबर एफ डी एस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे डी डब्ल्यू की वैल्यू आ गई है एफ डी एस। अब हम फोर्स की वैल्यू निकालते हैं कि फोर्स यानी बल कितना लगाया गया है। तो आप ये जानते हैं, हमने ये पढ़ा है, आपने पिछली क्लासेस में ये पढ़ा है कि जो F बराबर होता है ma होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब जो F है वो बराबर है ma के, और हम ये जानते हैं कि जो a होता है, a क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, dv अपॉन dt होता है, ये हम मानते हैं। a क्या होता है, dv अपॉन dt होता है। अब हमने a की जगह यहाँ पे देखिए हमने dv अपॉन dt रख दिया, तो हमारे पास f की वैल्यू आ गई m dv अपॉन dt। अब आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को, जो हमारी फोर्स की वैल्यू आई है m इंटू dv अपॉन dt, F बराबर m इंटू dv अपॉन dt जो वैल्यू आई है, इसको आप इस इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, ये dv बराबर f ds में आप f की वैल्यू को m dv अपॉन dt रख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा जो dw है, dw है f ds आया है। ठीक है, f की वैल्यू हमने m dv अपॉन dt निकाली, और किस तरीके से निकाली ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपका जो a होता है वो dv अपॉन dt के बराबर होता है इंटू ds। अब हम क्या करते हैं, dv को बाहर ले लेते हैं और ds को dt के ऊपर ले लेते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि ये सारी जो क्वांटिटीज है ये मल्टीप्लाई हो रही है, तो dw बराबर m ds अपॉन dt इंटू dv हो जाएगा। और आप ये जानते हैं, क्या जानते हैं, ds अपॉन dt बराबर होता है v के, यानी वेलोसिटी के, यानी वेग। वेग क्या होता है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, विस्थापन की जो बदलने की जो दर है, यानी टाइम के साथ कितना विस्थापन जो है बदल रहा है, चेंज हो रहा है, वो आपका वेलोसिटी दिखाता है। तो यहाँ पे आपका ds अपॉन dt बराबर हम v ले लेंगे, तो आपका जो ये वाली क्वांटिटी है ds अपॉन dt हम v लिख देंगे इसकी जगह, तो हमारा क्या आ जाएगा, dw बराबर m v dv, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इस तरीके से आया है। अब हमें क्या चाहिए, हमने तो यहाँ पे एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क लिया है, एक छोटा जो है मात्रा ली है कार्य की। हमें क्या चाहिए, टोटल वर्क चाहिए कि पूरा वर्क कितना हुआ है, जिसमें जो है आपकी जो फोर्स के कारण जो आपकी बॉडी है, वस्तु है, उसकी जो वेग है, उसकी जो वेलोसिटी है वो बड़ी है। इसलिए हम क्या कर देंगे, जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे। अब हम जब इसे इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रेशन यानी समाकलन कर देंगे, तो आपका dw का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये w हो जाएगा, और आप इस क्वांटिटी का क्या करेंगे, mv dv का इंटीग्रेशन करेंगे 0 से v। अब 0 से v क्यों करेंगे, क्योंकि जो आपकी ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, वो पहले क्या है, आपकी विराम अवस्था में है। उस केस में u की वैल्यू 0 है, फिर बढ़ी, और फोर्स के कारण कितना बढ़ी, कितना उसमें कार्य हुआ कि उसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ी, आपकी v वेग उसका बढ़ा। तो 0 टू v हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये आपका w बराबर 0 टू v mv dv होगा।
अब करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, आपका W बराबर m v स्क्वायर अपॉन 2 होगा और वैल्यू आपकी 0 to v। अब W जो है वो आपका बराबर हो जाएगा m v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस m, v की वैल्यू यहाँ पे हम 0 रखेंगे, 0 स्क्वायर अपॉन 2। और आप ये जानते हैं कि हम जब 0 से 0 से किसी भी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो हमारी जो W की वैल्यू बचेगी वो हमारी क्या बचेगी, आपकी W बराबर mv स्क्वायर अपॉन 2 ये बचेगी। ठीक है, अब आप ये जो आपका है 1/2 को बाहर ले सकते हैं, W बराबर आपका ये आया, तो ये हम यहाँ पे 1/2 बाहर ले लेते हैं, अंदर हमारे पास mv स्क्वायर बचा। तो ये आपका क्या हो गया, वर्क का फॉर्मूला आ गया, W बराबर हाफ mv स्क्वायर। और हम ये जानते हैं कि जो आपका वर्क है, जैसे कि पिछले केस में देखा है, वो क्या होता है, आपकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। कार्य किसके बराबर है, गतिज ऊर्जा के बराबर है। तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है बॉडी की क्या आ गई, हाफ द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। यानी ये आपका गुणा आ गया द्रव्यमान का और वेलोसिटी यानी वेग के स्क्वायर। आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट डाउन करेंगे। तो बच्चों आई होप आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा और जो मैंने आज आपको कॉन्सेप्ट समझाए वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको जो हमने आज पढ़ा और जो हमने डेरिवेशन आज समझी, इनको आपको रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करनी है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।